केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने पहली बार कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के बीच संवाद बनाने की पहल की है। इसे नाम दिया गया है विकसित कृषि संकल्प अभियान। इस अभियान के तहत हजारों कृषि वैज्ञानिक देश भर में जाएंगे और किसानों से मुलाकात कर बेहतर कृषि की तकनीकों और किसानों की समस्याओं पर बातचीत करेंगे। एनडीटीवी संवाददाता हिमांशु शेखर मिश्रा ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। देश में पहली बार कृषि मंत्रालय ने कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के बीच देश भर में एक संवाद शुरू करने का फैसला किया है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत अगले कुछ हफ्तों में हजारों वैज्ञानिक जो हैं, कृषि वैज्ञानिक, वो अलग अलग देश के हिस्सों में जाएंगे और लाखों किसानों के साथ गांवों में जाके उनसे संवाद करेंगे। इस महत्वपूर्ण अभियान पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहली बार इस तरह की एक पहल हो रही है। लार्जर लेवल पे क्या सोच है इसके पीछे, क्या ऑब्जेक्टिव है? देखिए, हमारे पास अगर केवल आईसीआर की बात करूं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, 16,000 वैज्ञानिक हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र आईसीआर के पास मिला के जो कृषि के क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। अब रियल टाइम में रिसर्च और शोध किसान के पास पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा लैब टू लैंड। लैब में जो प्रयोग होते हैं, रिसर्च होती है, शोध होते हैं, वो खेत में बैठे किसान तक तो पहुंचे। वैज्ञानिक लैब में शोध कर रहे हैं, किसान खेत में खेती कर रहा है, और वो रिसर्च और शोध अगर सही समय पर उसके पास ना पहुंचे तो उसका फायदा पूरा नहीं होता। और इसलिए हमने तय किया कि हम अपने वैज्ञानिकों को किसान के द्वार पर ले जाएंगे, और इसलिए एक अभियान बना विकसित कृषि संकल्प अभियान। विकसित भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध किसान। बिना खेती के भारत विकसित नहीं बन सकता। किसान जब तक समृद्ध नहीं होंगे तब तक समृद्धि पूरी तरह नहीं आ सकती। और उसके लिए इतने दिनों से हम लोगों के प्रयत्न चल रहे हैं। मुझे खुशी है कि उन प्रयत्नों के कारण आज भारत के अन्न के भंडार भरे। हमारे पास गेहूं की कमी नहीं, हमारे पास चावल की कमी नहीं, हमारे पास मक्का की कमी नहीं। हम 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। लेकिन अभी अनंत संभावना है उत्पादन बढ़ने की। किसान को अगर फायदे की खेती हमको करवाना है तो हमको उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी। और इसलिए उत्पादन बढ़ाने के लिए, उत्पादन की लागत घटाने के लिए जो करना है वो बताने किसान वैज्ञानिक जाएंगे गांव गांव। 2170 टीमें हमने बनाई है वैज्ञानिकों की। एक टीम में 4 वैज्ञानिक होंगे और एक जिले में 3 टीम जाएंगी। जिले के अलग अलग पॉइंट्स हम तय कर रहे हैं गांव के, कि इन गांव में, इन गांव में, इन गांव में एक ऐसा सेंटर हम चुन रहे हैं जहां 5, 7, 8 गांव के लोग किसान आ सकें। और उस गांव में वैज्ञानिक जाएंगे। उस गांव की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ पानी की उपलब्धता कैसी है, वहाँ मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व हैं, उन पोषक तत्वों को ध्यान में रखते हुए कौन सी खाद उपयोगी है। नहीं तो पता चला खाद की जरूरत ही नहीं और खाद डाल रहे हैं ज्यादा। कैसे बीज, फसल कौन सी अच्छी होगी, बीज की किस्म कौन सी उस क्षेत्र में ज्यादा उपयोगी होगी, रोग कौन कौन से, वायरस अटैक कौन कौन से हो सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो जितना वैज्ञानिक रिसर्च, शोध जो उनने किया है वो किसानों को बताएंगे। वो तो कितने गांवों को चुना आपने इस अभियान के तहत जोड़ने का? ऐसा है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि इस अभियान के तहत 15 दिन में 29 मई से ये अभियान शुरू होगा और 29 मई से लेके 12 जून तक चलेगा। तो हम एक दिन में जो हमारी टीमें हैं 2170, वो लगभग 4000 से ज़्यादा गांव जाएंगे। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो 60,000 से ज़्यादा गांव हम कवर करेंगे। लेकिन 60,000 का मतलब केवल 60,000 गांव के किसान नहीं होंगे,
बाकी गांव 5, 7, 8 गांव के लोग, 10 गांव के लोग उस गांव में आएंगे। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि बाय एंड लार्ज हर गांव के किसान तक हमारी पहुंच रहे और उसको अच्छी खेती कैसे करें जिससे उसका उत्पादन बढ़े, उत्पादन की लागत घटे, उसका हम प्रयास करेंगे। क्या ये एक स्थायी अभियान होगा? क्योंकि जो आपने टाइमिंग चुना है 29 मई, खरीफ फसलों की बुआई शुरू होने वाली है, उसके ठीक पहले ये संवाद होगा। क्या इसी तरह का संवाद रबी फसलों के बुआई के पहले भी होगा? और क्या आने वाले साल में क्या ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया? ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक गैप कहीं ना कहीं था। अच्छी खेती के लिए कितने लोग काम कर रहे हैं? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ICR, कृषि विज्ञान केंद्र, FPOs, प्रगतिशील किसान, हम सबको जोड़ देंगे। हमारा मंत्र है एक राष्ट्र, एक कृषि, एक टीम, 1 नेशन 1 एग्रीकल्चर 1 टीम। तो सब मिलकर एक दिशा में चलेंगे और सब मिलकर एक दिशा में चलेंगे तो परिणाम हम कल की बात नहीं करते कि 10 साल बाद आएंगे, 5 साल बाद आएंगे। हम इसी खरीफ की फसल में परिणाम देंगे क्योंकि खरीफ के पहले हम जा रहे हैं और बता रहे हैं खरीफ की फसल के लिए क्या करना चाहिए। केवल इतना ही नहीं करेंगे, हम किसानों से भी पूछेंगे कि आपकी दिक्कत क्या है। तो किसान ये भी बताएंगे कि फसल के उत्पादन में अगर कोई दिक्कत आती है तो फलानी चीज है। तो रिसर्च अगर होगा तो जमीन पर जो किसान बताएगा उसके हिसाब से यहाँ रिसर्च करेंगे। नहीं तो दिल्ली में बैठ के रिसर्च तय कर लेते हैं। अब जरूरत है कि नहीं है, किसान को जरूरत किस चीज की है, आज जो रिसर्च कर रहे हैं वो किसान के लिए कितनी उपयोगी है। तो इसके लिए इनपुट जो आपने जो कई राज्यों का दौरा किया है, आप किसान संगठन के लोगों से मिलते रहे, आपको लगता है कि इस सोच के पीछे जो इनपुट्स आपको मिले उसका भी एक निश्चित तौर पर किसानों को जिस तरह की किस वायरस का अटैक होता है, जैसे महाराष्ट्र में मिला के उत्पादन कम हो रहा है कपास का, तो वो कपास ऐसी जमीन पे बो रहे हैं जिसपे जड़ नीचे ज्यादा जाती नहीं है तो उत्पादन कम होगा। तो हम सजेस्ट कर सकते हैं कि कपास की बजाय ये फसल उगाइए, या कम गहराई तक जड़ें नहीं जाती तो कपास की ये वैरायटी ठीक है। तो जो इनपुट आएगा, वैज्ञानिकों को ये रिसर्च करना चाहिए कि जहां कपास की जड़ नीचे नहीं जाती वहां कैसा कपास की का बीज जरूरी है, इस पर वो रिसर्च करें। अलग अलग तरह की कई समस्याएं हैं किसानों के सामने, उसके आधार पर वो रिसर्च करें, शोध करें। और ये अभियान साल में 2 बार चलेगा, एक बार रबी की फसल के लिए, एक बार खरीफ की फसल के लिए। तो अभी खरीफ की फसल के लिए चलेगा जी। इसी से एक जुड़ा एक मसला था पानी का। अभी आपका एक संवाद हुआ है किसान संगठन के प्रतिनिधियों के साथ, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, और उस बैठक में सिंधु जल संधि 1960 को लेकर आपने इंटरेक्ट किया है। फार्मर्स जो हैं, किसान संगठन हैं, उनका ये कहना है कि उत्तर भारत के राज्यों में अभी से एक जल संकट जो है वो फिर से खड़ा हो गया इस साल, और सिंधु जल व्यवस्था जो है, इंडस रिवर सिस्टम, उसमें जो वाटर रिसोर्स से जल संसाधन मौजूद हैं, उनका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल भारत अपने हित के लिए करे, ये ज़रूरी है। आपको लगता है कि ये संभव है? एक तो मैं बहुत व्यथित मन से ये कह रहा हूं, सिंधु जल समझौता किसानों के साथ अन्याय था, ये देश हित में नहीं था। हमारा पानी, सिंधु नदी जिसके नाम पर ही हिंदू और हिंदुस्तान बना पूरा, उसका 80% पानी आप पाकिस्तान को दे रहे हो। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1960 में यह समझौता किया, और केवल पानी अकेला नहीं दिया, पानी भी दिया और पैसा भी दिया। 83 करोड़ रुपया उस समय दिया पाकिस्तान को कि तुम्हारे यहां नहर बनाओ और बाकी सिस्टम खड़ा करो पानी का। आज अगर रुपए की कीमत आंकी जाए तो 5500 करोड़ रुपया दिया हमने, पानी दिया। और पानी किस कीमत पे दिया जी? क्या हमारे किसानों के खेत सूखे रह जाएं? क्या पंजाब प्यासा रह जाए? क्या हरियाणा पानी की बूंद के लिए तरसता रहे? क्या राजस्थान पानी के अभाव में रेगिस्तान बना रहे? हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हमारे पानी को दे दिया आपने। पानी की कोई कीमत होती है क्या? और इसलिए ये सिंधु जल समझौता किसानों के साथ विश्वासघात भी था, सबसे बड़ा अन्याय था।
देश के हितों के खिलाफ किया गया और इसलिए इसका रद्द होना यही देश के हित में है। और इस पानी का उपयोग पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए, राजस्थान के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, लद्दाख के लिए, इस पानी का कितना व्यापक उपयोग हो सकता था। आपने इतने सालों तक इस पानी से वंचित रखा भारत के किसानों को, इन राज्यों के किसानों को। ये सबसे बड़ा अन्याय, और इसका विरोध हुआ था 1960 में। जो विशेषज्ञ थे उन्होंने कहा कि ये समझौता देश के हित में नहीं है। तो पंडित नेहरू जी ने ये कहा था कि हम पैसा देके, पानी देके शांति खरीद रहे हैं, लेकिन शांति भी मिली क्या भारत को? पानी भी गया, पैसा भी गया और खून भी हमारा बहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल ठीक किया, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। अभी जो फैसला है वो इस ट्रीटी को एबेयंस में रखने का है, अभी हमने उसको स्थगित कर दिया है। आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में भारत इस ट्रीटी से बाहर भी आ सकता है? आज तो हम सीधे जो अन्याय हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के डीएनए में ही किसानों का विरोध है, ये ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त किया है और इस पानी का कैसे बेहतर उपयोग हो सकता है किसानों के लिए, इसके बारे में सोच रहे हैं। इस बीच एक खबर आई थी पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान ये गुजारिश कर रहा है भारत से कि जो आपने फैसला किया है इंडस वाटर ट्रीटी को एबेयंस में रखने का, उसको भारत को पुनर्विचार करना चाहिए। क्या ये संभव है? खून बहाए और गुजारिश करे, दोनों एक साथ नहीं चल सकता। एक आखिरी सवाल, किसान जो संगठन के नेताओं की आपके साथ बैठक हुई, उसमें किसान संगठन के नेता ये मांग कर रहे थे कि जो 3 नदियां भारत से होकर पाकिस्तान की ओर बहती हैं उसके पानी को डाइवर्ट किया जाए, जो उत्तर भारत के जो किसान हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो क्या आपको लगता है आने वाले समय में इस दिशा में सरकार पहल करेगी? हमारा सोच यही है, भारत का पानी भारत के किसानों को, भारत का पानी सिंचाई के लिए भी, आपके बिजली के उत्पादन के लिए भी और पीने के लिए भी। तो नए प्रोजेक्ट्स भी भारत बना सकता है इन नदियों? सब संभावनाओं पर कैसे क्या क्या संभावनाएं हैं, उनका कैसे दोहन किया जाए, इस पर काम किया जा रहा है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली में मेरे कैमरे सहयोगी गोपाल प्रजापति के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।